तो अभी हम लोग पेपर नंबर 5 के लिए बैठे हैं इधर। ओके, पेपर नंबर 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम लोग का डायरेक्ट टैक्स चालू रहेगा ना अभी? नहीं चालू, बाद में चालू है। ओके, तो अभी हम लोग पेपर नंबर 5 के लिए यहाँ पर है। पेपर नंबर 5 इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, इंटर में तुम लोग के टाइम पे 40 मार्क का था। 40 वाला था ना तुम लोग का? ओके, अभी ये 100 मार्क्स का है। मतलब पहले कैसा था, डायरेक्ट टैक्स को हम लोग ज्यादा वेटेज देते थे क्योंकि वो सिलेबस भी बड़ा है। लेकिन ये सिलेबस पहले छोटा था, लेकिन फाइनल लेवल पे दिस सिलेबस इज वेरी ह्यूज। ओके, बहुत बड़ा सिलेबस है। टोटल 100 मार्क्स का सिलेबस है। इसके अंदर हम लोग को 3 अलग अलग टाइप के लॉ पढ़ने हैं। ओके, खाली जीएसटी नहीं है इसमें। ओके, पेपर नंबर 5 इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। ओके, इसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट है। ओके, जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ऐसा तीनों पार्ट मिला के 100 मार्क्स का है अभी। ठीक है, वो उसमें से जीएसटी पूछा जाता है अराउंड 80 मार्क्स का। ओके, 75 to 80 मार्क्स का जीएसटी रहेगा। कस्टम्स जो रहेगा वो 15 to 20 मार्क्स, और ये 5 मार्क का आएगा। ओके, 5 से ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, एफटीपी इज 5 मार्क्स। अभी ये 5 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसको ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं। ओके, लॉजिकली वैलिड है कि 5 मार्क के लिए हम लोग इतना मेहनत क्यों करें करके। ठीक है, बट अपना मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? कि जीएसटी एंड कस्टम्स के ऊपर अपना मेन फोकस होना चाहिए। अभी इंटर लेवल पे जो टॉपिक्स था वो टॉपिक्स इधर भी है, सेम टू सेम टॉपिक्स है, खाली डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मतलब एक्सप्लेनेशन वुड बी सेम ओनली, बट इस बार हम लोग क्या प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ओके, इंटर में कैसा होता है, हम लोग को ज़्यादा पढ़ाई करवा दिया तो बाउंसर जाएगा। लेकिन इधर अभी अपने को कोई ऑप्शन नहीं है, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट हम लोग को पसंद आएगा। क्लियर है क्या? और जितना भी नोट्स वगैरह मटेरियल इधर मिलेगा उसके बाहर कुछ भी नहीं करना है, मॉड्यूल वगैरह कुछ भी रेफर नहीं करना। ओके, मॉड्यूल बहुत बड़ा है, ऐसा 4 मॉड्यूल है। ओके, 700 700 पेजेस का ऐसा। तो हम लोग को मॉड्यूल वगैरह नहीं करना है, ये तुम लोग को 4 बुक मिलेगा ऐसा। टोटल 1500 पेज का बुक्स है अपना। उसके अंदर ओके, हैंडबुक या मेन बुक करके अपन बोलते, वो 2 वॉल्यूम है। ओके, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ओके, ये दो क्या रहेगा, अपना मेन बुक रहेगा। और क्वेश्चन आंसर के लिए भी 2 बुक है। ओके, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो इसके बाहर अपने को कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? और फाइनल लेवल का जो इंपॉर्टेंट एरिया रहता है, इट इज असेसमेंट प्रोसीजर। ओके, जो इंटर लेवल का टॉपिक है ना वो तो है ही है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है दैट इज असेसमेंट प्रोसीजर। एग्जाम में इंटर लेवल के टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ट्रिकी रहता है। ओके, उसको सॉल्व करने के लिए अपने को नॉर्मल पढ़ाई से भी ज्यादा एक माइंडसेट का जरूरत पड़ेगी। इंटर लेवल का टॉपिक अगर एग्जाम में आए तो। पर इंटर को छोड़ के जो टॉपिक आएगा ना, इट वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज्यादा नहीं घुमाएंगे उसमें, क्योंकि इंटर लेवल तक अपन ने पढ़ा है वही सब्जेक्ट, और वापस से वही आएगा तो थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना लेवल। तो इंटर लेवल का जो टॉपिक्स है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का रहता है, इंटर लेवल का। और जो फाइनल लेवल का है, क्योंकि उसमें से ओके ओके लेवल का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जीएसटी का इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, इंटर में था मालूम है, पहला चैप्टर जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन। उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ते थे, फिर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते थे। तो वो सब अभी नहीं है, क्योंकि आर्टिकलशिप में लोग टैक्स तो करते ही है। क्योंकि ऑडिट भी अगर कर रहे हो तो भी टैक्स तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बेसिक तो चेकिंग तो करना ही पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को टैक्स का डिफरेंशिएशन वो सब एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर बेसिक बेसिक चीज़ें एक्सपेक्टेड है। ओके, एकदम हाई लेवल का भी कुछ नहीं चाहिए। ओके, एकदम बेसिक हम लोग पढ़ेंगे और बाद में फिर डायरेक्टली सप्लाई चालू करें, आज ही अपना सप्लाई चालू है। ठीक है, तो एक बार हम लोग जीएसटी लॉ का एक ब्रीफिंग ले लेते हैं। भाई, कोई भी एक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं ना, इट इज डिवाइडेड इनटू लॉ एंड प्रोसीजर।
में कोई कोई बुक्स रहता है टैक्समैन का, उसका नाम ही ऐसा रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रोसीजर। ओके, लॉ एंड प्रोसीजर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉ पढ़ने के बाद हम लोग प्रोसीजर फॉलो कर पाएंगे। ओके, जैसे अगर याद रहेगा तो सप्लाई करके एक चैप्टर था, उसके बाद चार्ज ऑफ जीएसटी करके था जिसमें आरसीएम का कंसेप्ट पढ़ाया था। ओके, उसके बाद कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई था, वैल्यू ऑफ सप्लाई करके था, खाली टॉपिक का नाम तो याद रहेगा। ओके, आईटीसी करके था। अभी तुम लोग के टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं था। ओके, तो मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी वाले इंटरेस्ट में है प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आईटीसी फिर रजिस्ट्रेशन करके था, ठीक है। तो यहां तक का जो टॉपिक्स है ना, यहां तक का टॉपिक्स, ये लॉ का टॉपिक्स है। ओके, दिस आर नॉट प्रोसीजरल। ओके, ये सब लॉ का टॉपिक है। ओके, ये सब लॉ पढ़ने के बाद हम लोग को क्या सीखने मिलेगा? हम लोग को टैक्स पेमेंट करने को कितना आ रहा है। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स कितना करना पड़ेगा। भाई, पेमेंट ऑफ टैक्स का बेसिक मीनिंग क्या रहता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अभी आउटपुट टैक्स हम लोग को अगर समझने का है तो उसके लिए हम लोगों का जो एक्टिविटी है, ओके, वो सप्लाई है कि नहीं वो तो मालूम होना चाहिए अपने को। तो अगर अपना एक्टिविटी सप्लाई रहेगा तो ही टैक्स आएगा, तो सप्लाई रहेगा तो टैक्स आएगा, लेकिन सप्लाई क्या होना चाहिए? एग्जेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम लोग को पेमेंट ऑफ टैक्स अगर पढ़ना है तो आउटपुट माइनस इनपुट, ये तो हम लोग कर रहे थे। और आउटपुट निकालने के लिए हम लोगों को सप्लाई चैप्टर का हेल्प लग रहा था कि सप्लाई है कि नहीं। उसके बाद चार्ज का हेल्प लग रहा था, क्या हम लोगों को टैक्स भरना है या फिर सामने वाले को भरना। ओके, और टैक्स कौन सा भरना है? सीजीएसटी भरना है कि सीजीएसटी एसजीएसटी भरना है कि आईजीएसटी, वो भी हम लोग को चार्ज ऑफ जीएसटी बता रहा था, बराबर है। कौन से वैल्यू पे भरना है, उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर था। कब भरना है, टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर था। समझ में आ रहा है पॉइंट? कौन से टाइम लिमिट के बाद, मतलब कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना है, जैसे सब लोग को नंबर नहीं लेना है, जिसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाएगा उसी को नंबर लेने का। तो यहाँ पर हम लोग को जीएसटी भरने के लिए लायबल कब होंगे वो इधर लिखा हुआ था। ओके, टैक्सेबिलिटी है कि नहीं तो ही जीएसटी भरेंगे, तो एग्जेम्पशन था। तो ये सब जो टिक मारा है ना, ये सब चैप्टर का हेल्प लेके हम लोगों ने क्या निकाला था? आउटपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स अगर हम लोग को चाहिए आईटीसी, तो उसके लिए ये पूरा चैप्टर था। ओके, खुद में बहुत बड़ा चैप्टर था। तो ये चैप्टर से हम लोग को क्या मिलता था? आईटीसी। और ये दोनों को माइनस करके, मतलब प्लस माइनस नेट करके जो आंसर आता था, दैट वी आर लायबल टू पे बाय फाइलिंग रिटर्न्स। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया लॉ और वो हो गया प्रोसीजर। अभी ये जो प्रोसीजर दिख रहा है ना, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न्स, ये दोनों प्रोसीजर असेसी के एंगल से, क्या पता ये सच है कि झूठ है। समझो कि मैंने कुछ चीज बेचा है लेकिन मैंने टैक्स ही नहीं भरा, तो मैं पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न में भी शो नहीं कर रहा हूँ, तो ऑफिसर को कैसे समझेगा? तो ऑफिसर क्या करता है, इसके बाद वो खुद का प्रोसीजर्स लगाता है। ओके, ये प्रोसीजर समझ में आया? ये असेसी जो प्रोसीजर करता है वो है। उसके बाद जो ऑफिसर करता है ना, वो प्रोसीजर चालू होता है जिसको हम लोग असेसमेंट प्रोसीजर बोलते हैं। ओके, जो लिटिगेशन बोलते हैं ना, लिटिगेशन, ओके, वो ये रहता है असेसमेंट प्रोसीजर्स। अभी जो रिटर्न मैंने फाइल किया है, इसको बेस लेके ही असेसमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करें। और अगर मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो फिर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। कभी सुना है ऐसा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब उसको जो लगता है ना वो कर लेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको बेस मटेरियल नहीं दिया। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो इस तरीके से लॉ एंड प्रोसीजर में बाइफर्केशन किया रहता है। ओके, तो हम लोग लॉ को बेसिकली बोलते हैं इंटर का सिलेबस। ओके, अलॉन्ग विथ असेसी के एंगल से जो प्रोसीजर है वो ये भी था, पेमेंट ऑफ टैक्स भी था। ओके, तो ये जो मार्क किया हुआ येलो में, इट वाज इंटर सिलेबस। फाइनल के सिलेबस में ये एक्स्ट्रा रहेगा, इसके साथ साथ रिफंड करके एक चैप्टर आएगा, वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये अपना सिलेबस है। अब एग्जाम में इसमें से काफी ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ओके, और इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना कि स्टार्ट किधर से करना एंड किधर करना समझ ही नहीं आएगा। ओके, और सीए फाइनल के सिलेबस में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है आईडीटी का, और हर बार नया आता है, सब सेम नहीं आएगा।
ओके, सेम तो वैसे भी कोई आता भी नहीं होगा शायद से, बट आईडीटी तो हर बार यूनिक आएगा। ओके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आएगा हर बार। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जीएसटी के डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको एनालाइज करेंगे और बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बोलना है, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स is a tax on supply of goods or services or both except alcoholic liquor for human consumption. Hello. Okay, the goods and services tax is a tax on supply of goods or services or both except alcoholic liquor for human consumption. Okay, ये जीएसटी का डेफिनेशन है। अभी ये डेफिनेशन को पहले हम लोग डिटेल में समझेंगे और बाद में हम लोग थोड़ा सा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में बात करेंगे, एक फिर एग्जाम्पल लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट। तो अराउंड 1 आवर हम लोग को ये डेफिनेशन और आगे का जो पॉइंट्स है उसमें स्पेंड कर। सो यहाँ पर बोला हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। ओके, जो टैक्स है वो किसके ऊपर है? सप्लाई के ऊपर ये टैक्स है। और सप्लाई किस चीज का होना चाहिए? तो ये लोग बोलते हैं सप्लाई होना चाहिए गुड्स का, या तो किस चीज का होना चाहिए? सर्विसेज का होना चाहिए। मतलब यहां पर ना दो एलिमेंट मेंशन्ड है। पहला एलिमेंट आपका एक्टिविटी जो है वो क्या होना चाहिए? देखो, सप्लाई के पहले आपका एक्टिविटी क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए, या तो या तो सर्विस होना चाहिए। और ये दोनों अगर आपका एक्टिविटी में है तो सेकंड पॉइंट है आपका एक्टिविटी जो है वो क्या होना चाहिए? सप्लाई होना चाहिए। ओके, तो जीएसटी लगेगा। ओके, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? आपका एक्टिविटी सबसे पहला क्या होना चाहिए? गुड्स या तो सर्विस में से कुछ एक चीज होना चाहिए और वो एक्टिविटी का सप्लाई होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट क्या बोला? और तो ही जीएसटी लगेगा। ओके, नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? और अगर ये दोनों फुलफिल हो भी रहा है ना, तो भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जीएसटी ना लगे। ओके, एग्जाम्पल समझो कि मैं वेजिटेबल बेच रहा हूँ, गुड्स है। ओके, मैं वेजिटेबल बेच रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, सप्लाई है। बट स्टिल वेजिटेबल के ऊपर टैक्स का रेट 0 होने की वजह से जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? मतलब एग्जाम सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं है। समझो कि मैं गुड्स बेच रहा हूँ, समझो वेजिटेबल। ओके, मैं पैसा भी ले रहा हूँ और मैं वेजिटेबल बेच रहा हूँ इंडिया के बाहर। ओके, इंडिया के बाहर बेचा। अगर इंडिया के बाहर बेचा मैंने तो इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर लगेगा तो रिफंड मिलेगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ऐसे केस में भी जीएसटी भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? मतलब ये एक बेसिक एलिमेंट है, इसको फाइनल नहीं मानना है। और अगर समझो मैं बोलूँ कि आपका एक्टिविटी गुड्स और सर्विस है ही नहीं, तो हम लोग आगे जा सकते हैं क्या? तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। और अगर मैं बोलूँ गुड्स और सर्विस है बट सप्लाई नहीं है, तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब कि आगे बढ़ने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए? दो चीज होना चाहिए अपने ट्रांजेक्शन में। क्या दो चीज होना चाहिए बोलो? हाँ, सबसे पहला हम लोग का एक्टिविटी शुड बी आइदर गुड्स और सर्विस, और दूसरा सप्लाई, सप्लाई होना चाहिए। क्लियर है क्या पॉइंट? अभी सप्लाई क्या होता है ये तो हम लोग को पूरा अगला चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पूरा ही उसके ऊपर है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन पढ़ेंगे।
ताकि समझ में आए कि जीएसटी लगने किसके वाला है, किसके ऊपर वाला है, ठीक है। भाई गुड्स का डेफिनेशन है, थोड़ा याद है क्या? गुड्स का डेफिनेशन थोड़ा याद है? बोलो कोई याद रहेगा तो। एक्शन में नहीं होता, ओके। बंद ही नहीं होता। और कुछ? बराबर है। और थोड़ा गुड्स का डेफिनेशन चाहिए। ट्राई करो, मिस्टेक तो चलेगा ना, क्या हो गया, सीखने तो आए। हाँ, सब इंटर के रूट से आया है ना। फाउंडेशन में भी है ना तुम लोगों तो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट करके था। हाँ, चलो। हाँ बताओ। हाँ ट्राई कर। आगे। वही। मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोला। गुड्स मीन्स, देखो अभी सुनो। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू अर्थ which are severed before कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये डेफिनेशन है गुड्स का। ओके, किसका डेफिनेशन है? ओके, गुड्स का। कितना दिख रहा है? Okay. भाई यहां पर क्या बोलते हैं, देखो, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है इधर आगे? मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स नहीं है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग को गुड्स ही लगा है। ओके, सीमेंट लगा है, टाइल लगा है, ओके, कलर लगा है। तो ये सब चीजों को यूज करके हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाया। समझ में पॉइंट? मतलब मूवेबल चीजों को यूज किया और बनाया क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। तो वो क्या हो सकता है? सर्विस हो सकता है। ओके, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके सर्विस है कि नहीं, बाद में पढ़ेंगे सर्विस का डेफिनेशन। तो अभी के लिए क्या बोला है? गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आगे लिखा हुआ है अदर देन मनी। मतलब मनी को ये लोगों ने क्या बोला है? इट इज नॉट गुड्स। मतलब अगर समझो कोई पर्सन पैसा देता है, ओके, वो गुड्स दे रहा है ऐसा नहीं मानेंगे। अगर मान के चलो ऐसा मान लिया कि मनी इज गुड्स, तो सब ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? बार्टर। सब ट्रांजेक्शन बार्टर हो जाएगा ना। देखो, मैं लेक्चर दिया, आप लोगों ने पैसा दिया। मैंने लेक्चर दिया, सर्विस दिया, पैसा आया, मतलब गुड्स आया। अगर मैंने पैसे को गुड्स बोला तो इफेक्ट क्या आ रहा है? और ट्रांजेक्शन क्या ट्रीट होने वाला है? बार्टर। तो हर एक ट्रांजेक्शन बार्टर होना बराबर है क्या? नहीं। तो लोगों ने क्या कर दिया? मनी को गुड्स में से बाहर निकाल दिया। ओके, ताकि एक पार्ट कट हो जाएगा तो वो अभी गुड्स के जगह पे क्या दिखेगा? कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो मनी इज नॉट गुड्स बट इट इज कंसिडरेशन। क्लियर है पॉइंट? ओके। वरना कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मनी को ये लोग गुड्स भी बोलते हैं। ओके, एग्जांपल लेता हूँ।
अभी कभी कॉइन कलेक्शन किया, जैसा एंटिक कॉइन्स, 1 आना, 25 पैसा, वो कलेक्शन करते हैं मतलब कुछ लोग, या तो कुछ लोग स्पेशल नंबर का नोट्स जमा करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, वो कैसा 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ऐसा जमा करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये नोट बेचते हैं। अभी ये जो नोट बेच रहे हैं ना, ये नोट को गुड्स कहा जाएगा, क्योंकि ये नोट, उसका वैल्यू वो उसके ऊपर जो 50 रुपए लिखा है उससे नहीं निकल रहा है। समझ में आ रहा है का पॉइंट? तो जो 10 रुपए का नोट अगर बिक रहा है, नोट बिक रहा है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर का नोट बिकेगा। ओके, लोग क्या करते हैं, ऑक्शन में डालते हैं इसको। ओके, एक बोलेगा मेरे को 500 रुपए में चाहिए, कोई बोलेगा 1000 में चाहिए। तो इस तरीके से ना वो लोग ये नोट का वैल्यू निकाल रहे हैं। समझ में आया क्या पॉइंट? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्पेशल नोट्स, ओके, वुड बी ट्रीटेड एज गुड्स। ओके, स्पेशल नोट्स को क्या मान लेंगे हम लोग? गुड्स मानेंगे, क्योंकि बट ऑब्वियस है उसका वैल्यू जो है उसमें से डिराइव नहीं हो रहा है, वो नोट का वैल्यू जो है 10 रुपया। ओके, इतना स्पेशल नोट बेच के क्या 10 ही रुपया मिलेगा मेरे को? नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। समझ में आ रहेगा पॉइंट? ओके, उसके बाद आगे लिखा हुआ है सिक्योरिटी। तो जो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सब रहता है, ओके, इसको हम लोग गुड्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेयर्स वगैरह का वैल्यू जो है वो कंपनी के परफॉर्मेंस से डिराइव होता है। ओके, और शेयर तो वैसे भी डीमैट फॉर्म में रहता है, और अगर हार्ड कॉपी शेयर रहेगा भी तो भी उस पेपर का वैल्यू नहीं है। देखो, अगर समझो मेरे को ये बेंच का वैल्यू निकालना है, तो ये बेंच का वैल्यू कैसे निकलेगा? वो किस क्लास में वो उसका वैल्यू डिराइव करेगा क्या? नहीं। ओके, वो क्या लकड़े से बना वो उसका वैल्यू डिराइव करेगा? मतलब गुड्स का वैल्यू वो खुद डिराइव करना चाहिए। भाई शेयर का वैल्यू वो खुद पेपर डिराइव नहीं कर रहा है, कौन डिराइव कर रहा है? कंपनी का परफॉर्मेंस डिराइव कर। समझ में आया क्या? 10 रुपए का ही समझो बॉन्ड पेपर है, लेकिन एक कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसका शेयर का वैल्यू कम रहेगा। एक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो उसका शेयर का वैल्यू ज्यादा रहेगा। लेकिन बॉन्ड पेपर तो दोनों का 10 रुपए का ही। तो सिक्योरिटी को ये लोगों ने गुड्स के डेफिनेशन से बाहर कर दिया। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोगों को? Okay. उसके बाद आगे लिखा हुआ है बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो डेफिनेशन था उसमें एक्शनेबल क्लेम वाज एक्सक्लूडेड, उसमें एक्शनेबल क्लेम वाज एक्सक्लूडेड, लेकिन अभी एक्शनेबल क्लेम इज इंक्लूडेड। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो जो एक्शनेबल क्लेम है, इट वाज एक्सक्लूडेड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट नाउ इट इज इंक्लूडेड। वे ऐसा क्यों है वो हम लोग समझेंगे। देखो, अभी जीएसटी लगने के लिए, क्योंकि हम लोग के ट्रांजेक्शन में क्या होना चाहिए बोलो, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। हाँ, गुड्स होना चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए, और हम लोग का ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए? ओके, सप्लाई होना चाहिए। ओके, दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो ही जीएसटी लग सकता है। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, या फिर दोनों में से एक भी नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगे। अभी हम लोग एक्शनेबल क्लेम का बात कर रहे हैं, पहले एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम? एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग थोड़ा कुछ एग्जांपल्स दे दो, या मीनिंग कौन सा? हाँ, डेटर, बराबर है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोमिसरी नोट्स, चेक। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। मतलब हम लोग को पैसा मिलने वाला है, या तो फिर हम लोग लीगली एनफोर्स कर सकते हो राइट को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्शनेबल क्लेम है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्शनेबल क्लेम है कि नहीं? ओके, है। समझ में आ रहा है का पॉइंट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एक्शनेबल क्लेम। चेक एक्शनेबल क्लेम है कि नहीं? है। okay. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ए करके एक सप्लायर है, उसने बी करके एक रिसिपिएंट को ओके गुड्स बेचा, और बी करके जो रिसिपिएंट है उसने इन रिटर्न में बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया। ए ने क्या बेचा? गुड्स बेचा। बी ने क्या दिया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ए ने गुड्स बेचा और बी ने भी गुड्स ही बेचा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा यहां पर? गुड्स इंक्लूड्स
एक्शनेबल क्लेम मतलब कि जो बी ने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया ना, वो भी गुड्स ही है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोला? तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? बार्टर हो रहा है। पर अभी गवर्नमेंट क्या करता है देखो, अभी हम लोग को ना ये दोनों चीज वापस से पढ़ना है, गुड्स और सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्शनेबल क्लेम्स। ओके, अब देखो, अभी गुड्स के डेफिनेशन के अंदर एक्शनेबल क्लेम को ये लोगों ने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इसके अंदर ही है, चेक भी इसके अंदर है, प्रोमिसरी नोट भी इसके अंदर है, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है पॉइंट? अब आगे सप्लाई का ना डेफिनेशन जो है ना, उसका ना एक नेगेटिव लिस्ट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। सप्लाई नहीं है ऐसा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, वो लिखा हुआ है शेड्यूल नंबर 3 करके रहता है। ओके, शेड्यूल 3। अभी इसके अंदर ना कुछ एक्टिविटीज रहती है जिसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलते। क्लियर है पॉइंट? अभी ये सप्लाई नहीं बोलने वाली एक्टिविटी के अंदर एक एक्टिविटी लिखा है एक्शनेबल क्लेम। देखो मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले सब एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बोला, और फिर एक्शनेबल क्लेम को बोला कि भाई तुम लोग सप्लाई नहीं हो। मतलब पहले गुड्स बोला, बाद में सप्लाई नहीं है ऐसा बोला। तो उसका इफेक्ट तो वैसा ही दिख रहा है कि जीएसटी नहीं लगेगा। और अभी ये जो माइनस में जो लिखा है ना, उधर ये लोगों ने लिखा उधर ये लोगों ने लिखा अदर देन। ओके, अभी तुम लोग जब इंटर में थे तब 3 ही एलिमेंट था। ओके, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ओके, ये तीनों था, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। तो हम लोग अभी के लिए यही समझ के चलते हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या बन गया देखो, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव के अंदर लिखा है अदर देन। नेगेटिव के अंदर अगर अदर देन है, मतलब कि इट इज इंक्लूडेड। क्लियर है पॉइंट? सो सप्लाई के डेफिनेशन में क्या इंक्लूडेड दिखा रहा है ये, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। अगर समझो गवर्नमेंट डेफिनेशन ऐसा बनाता, गुड्स एक्सक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, हाँ, तो फिर वो तीनों भी बाहर निकल जाता। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर है क्या बोल रहा हूं? अगर समझो गवर्नमेंट पहले क्या बोलता, गुड्स एक्सक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, तो फिर गवर्नमेंट सप्लाई तक पहुंच ही नहीं पाता, इधर ही बंद हो जाता, सब एक्शनेबल क्लेम नॉट अ सप्लाई हो जाते। तो लॉटरी के ऊपर कभी टैक्स ही नहीं मिलता गवर्नमेंट को। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया, सबको पहले हम लोग बोलेंगे गुड्स, और बाद में सब लोग को बोलेंगे कि भाई तुम लोग सप्लाई नहीं हो, और कुछ लोग को रख देंगे अंडर सप्लाई। कौन सी चीजों को रख दिया, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। यहां तक समझ में आया? तो एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्लियर है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू अर्थ। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू अर्थ विच आर सीवियर्ड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। भाई फॉर एग्जाम्पल कोई झाड़ है, ट्री, वो जमीन से जुड़ा हुआ है, सो इट इज इमूवेबल। अभी समझो कि मैंने वो ट्री को कट किया और उसका फर्नीचर बनाया, और गवर्नमेंट मुझसे जीएसटी मांगना है, तो मैंने गवर्नमेंट को क्या बोला कि ये जो फर्नीचर है ना, वो किससे बनाया, झाड़ से बनाया जो इमूवेबल था, तो गुड्स नहीं है ये। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऐसा नहीं रहेगा। ओके, जो झाड़ आप लोगों ने कट किया, ओके, जो सीवियर्ड लिखा है ना, उसका मतलब क्या, कट किया। ओके, बेचने के पहले अगर कट हुआ है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। तो आपका जो फर्नीचर है उसको क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा, क्योंकि वो कट होने के बाद ही, ट्री को कट होने के बाद ही बेच सकते हम लोग। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? क्लियर है? तो जो भी क्रॉप्स है, ओके, वो भी कट होने के बाद, हार्वेस्ट होने के बाद ही क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। भले उसके ऊपर टैक्स नहीं है, फिलहाल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, टैक्स नहीं है, बट हम लोग क्या मानेंगे उसको, गुड्स तो मानेंगे। ओके, टैक्स लगाना का नहीं, लगाना है कि नहीं वो गवर्नमेंट देखेगा, लेकिन हम लोग को क्या बोलना है, गुड्स। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का डेफिनेशन चालू किया। ओके, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। ये समझ में आया अभी? सबको क्लियर है क्या? ओके, अभी हम लोग सर्विसेज पढ़ेंगे। क्या ये लिखने का है? चलो लिख लो। ओके, यहाँ से ही लिखो।
तुम लोग को ऐसा बेटर दिखेगा ना, वो बराबर था। नहीं चलेगा ना ऐसा? हाँ, ठीक है। बाकी है ऊपर में, और ऊपर में। बाकी है अभी भी। हम लोग को इंटर में डिक्टेट किया था क्या मैंने? हाँ लिखते नहीं थे ना, हाँ फोटो।
हुआ। ले भी सर्विस का डेफिनेशन में। ओके, सर्विस का डेफिनेशन एकदम सिंपल है। एनीथिंग अदर देन गुड्स। ओके, एकदम सिंपल, मतलब प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। एनीथिंग अदर देन पब्लिक कंपनी, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर एकदम सिंपल डेफिनेशन है। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स और कॉमा मनी एंड सिक्योरिटी। बट इंक्लूड्स बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू यूजेज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी और ब्रोकरेज। तो लॉ में ऐसा इंटरमीडियरी सर्विस करके लिखा हुआ है, अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं। ओके, इंटरमीडियरी सर्विस मतलब वही कमीशन ब्रोकरेज। ठीक है, अभी इसका क्या मीनिंग है पढ़ते हैं। ओके, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब जो चीजें गुड्स नहीं है वो सब क्या माने जाएंगी। ओके, सर्विस माने जाएंगे। ओके, मतलब ये लेक्चर, अभी ये इनटेंजिबल है, तो इसको हम लोग सर्विस बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पर अपने को मालूम पड़ता है मनी एंड सिक्योरिटी ये दोनों गुड्स के डेफिनेशन से भी बाहर था और सर्विस के डेफिनेशन से भी बाहर है। मतलब ये ना तो गुड्स है और ना ही सर्विस है, कुछ भी नहीं है ये। समझ में आ रहा पॉइंट। ओके, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूजेज ऑफ मनी। ओके, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। समझो यहाँ पर HDFC बैंक है और यहाँ पर ए करके पर्सन है। ओके, HDFC बैंक ने क्या किया, ए को लोन दिया। समझो ए ने 10 लाख रुपीज का लोन लिया। अभी 10 लाख रुपीज का अगर वो लोन लेगा तो उसको 10 लाख रुपीज अकाउंट में नहीं आएगा। ओके, उसमें से कुछ प्रोसेसिंग फी कट होने के बाद आएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। ओके, क्योंकि बैंक क्या करता है अपने लिए सिबिल स्कोर चेक करता है। ओके, उसके बाद जो क्रेडिट मैनेजर रहता है उसका कॉल वगैरह रहता है। समझ में आ रहा है। बाद में अपना सैंक्शन वगैरह करता है, डिसबर्समेंट करता है। वो तो ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज बैंक करता है अपने लिए। इस वजह से बैंक क्या कट करता है, प्रोसेसिंग फीस कट करता है। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ पर 10 लाख पूरा पूरा नहीं मिलेगा। ओके, इसमें से समझो 20,000 कट हो गया, तो कितना मिला अकाउंट में। ओके, 9,80,000 में। ओके, नाउ दिस 10 लाख रुपीज। ओके, ये मनी है, मनी मतलब कि पैसा दिया, तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे, सर्विस भी नहीं मानेंगे। ओके, गुड्स और सर्विस ही नहीं है वो। लेकिन ये जो 20,000 का बात हो रहा है ना, जो इधर से रिड्यूस किया है लोगों ने, सो दिस 20,000 इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग फी एंड इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। तो ये जो प्रोसेसिंग फी है, ओके, इसको क्या मानना है अपने को, सर्विस मानना है। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में। सबको क्लियर है। बोलो, कुछ डाउट है तो पूछो। समझ में आया। ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे। समझो ए करके एक पर्सन है। ओके, उसको आउट ऑफ इंडिया जाने का है। समझो दुबई जाना है। तो ए करके जो पर्सन है वो इंडिया का था, इसके पास रुपीस था। ओके, इसको रुपीस से किधर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, दिरहम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके पास जो पैसा है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उसके पास 2,30,000 रुपीज था। ओके, और दिरहम का जो रेट था समझो रुपीज 23।
पर दिरम, एग्जाम्पल ये रेट चालू, तो इसको कितना दिरम मिलेगा? ओके, 10,000 दिरम मिलेगा। हुआ फॉरेक्स। चलो अच्छे, तो 10,000 दिरम मिलेगा, समझ में आ रहेगा पॉइंट सब लोग? ओके, तो अभी 10,000 दिरम अगर कोई फॉरेक्स डीलर उसको दे रहा है, तो क्या पूरा का पूरा दिरम दे देगा और उसका चार्ज कुछ भी नहीं रखेगा क्या? उसका चार्ज तो रखेगा ना कुछ तो यहाँ पर समझो उसका चार्ज है 1.5 रुपीज पर दिरम, ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर का चार्ज है। ओके, सो 10,000 दिरम कन्वर्ट किया उसने इनटू 1.5 रुपी पर दिरम, ये उसका चार्ज है। तो टोटल वो कितना चार्ज ले रहा है? 15,000 रुपया चार्ज ले रहा है। तो दिस 15,000, ओके, दिस वुड बी ट्रीटेड एज सर्विसेज। समझ में आ रहा है कमेंट? इसको सर्विस बोलेंगे, लेकिन 10,000 दिरम को हम लोग नॉट अ सप्लाई बोलेंगे। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? क्योंकि ये मनी है, लेकिन वो मनी को कन्वर्ट करने के लिए जो चार्जेस लिया उसको क्या माना जाएगा? सर्विस माना जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, उसके बाद और एक एग्जांपल लेंगे। समझो रिलायंस का शेयर से किसी के पास, ओके, ए ने क्या कर दिया? रिलायंस का शेयर्स बेचा। ओके, ए ने क्या किया? रिलायंस का शेयर्स बेचा। तो यहाँ पर समझो उसके पास 100 शेयर था। ओके, 2,700 का समझो प्राइस है। ओके, तो अभी यहाँ पर 2,70,000 उसको मिला, लेकिन उसके अकाउंट में पूरा पूरा क्रेडिट नहीं होता है। ओके, एसटीटी कटेगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स रहेगा, उसके बाद ब्रोकरेज रहेगा, तो ये सब कटने के बाद मिलेगा। तो जो ब्रोकरेज यहाँ पर कट होता है ना, ब्रोकरेज, ओके, ब्रोकरेज को ये लोग क्या मान के चलेंगे? सर्विस। ओके, 2,70,000 इज सिक्योरिटी। ओके, तो इसको हम लोग नॉट अ सप्लाई मानेंगे, क्योंकि ये गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है। और ये जो ब्रोकरेज है इसको क्या मानना है अपने को? सर्विस मानना है। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है किसको सर्विस मानना है और किसको नहीं मानना है? वो क्लियर हो रहेगा पॉइंट? तो अभी सर्विस का डेफिनेशन लिखो, कुछ डाउट है तो पूछो। बोलो, कुछ डाउट है क्या?
हेलो हेलो। अभी नेक्स्ट हम लोग एक डेस्टिनेशन प्रिंसिपल सीखेंगे। ओके, जो एग्जाम में 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एक बार आया भी था एग्जाम में, तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस कंसेप्ट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एकदम ध्यान से सुन। तो ये कंसेप्ट का हेडिंग है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। अभी जीएसटी जो है, जीएसटी इज, एक सेकंड सॉरी, ये वाला खत्म नहीं किया था अपन ने अब तक। सर्विसेज तक ही हम लोग का हुआ था। हम लोग जीएसटी के डेफिनेशन में थे, सर्विसेज तक का हम लोग का हुआ था। और बोथ मतलब कि हम लोग गुड्स और सर्विस बेचेंगे तो जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब कि जो लिकर है ना ह्यूमन कंजम्पशन वाला, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। ओके, उसके ऊपर जो भी एग्जिस्टिंग वैट वाला जो टैक्स है, वैट ऑन एक्सेस ड्यूटी, वही लगेगा। समझ में आया पॉइंट? तो जो लिकर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूज का लिकर रहता है, ओके, इंडस्ट्रियल यूज मतलब जो सैनिटाइजर में वाले में रहता है, ओके, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन जो पीने वाला लिकर है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं, बाकी का टैक्सेस लगेगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। जीएसटी का डेफिनेशन समझ में आया सब लोग? पूरा क्लियर है? गुड्स का डेफिनेशन, सर्विस का डेफिनेशन, सप्लाई का रेलेवेंस, ओके, ये भी हम लोगों ने सीखा। ओके, अभी हम लोग जाएंगे आगे, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। सुना है कभी ऐसा? ओके, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अभी डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है कि जिधर भी हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, जहां पे हम लोग बेच रहे हैं, उस स्टेट को रेवेन्यू मिलता है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, उस स्टेट को क्यों मिलता है ये समझने के लिए। समझो ए करके एक सप्लायर है महाराष्ट्र से, ओके, बी करके एक रिसिपिएंट है गुजरात का। ओके, ए ने बी को सेल किया। ओके, दिस सेल इज इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। और इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है बताओ? ओके, आईजीएसटी लगता है। तो समझो ए ने क्या किया, 10,000 रुपीज का गुड्स बेचा और 1,800 रुपए का जीएसटी चार्ज किया। ओके, 1,800 रुपए का क्या चार्ज किया उसने? ओके, जीएसटी चार्ज किया। तो टोटल हो गया 11,800। अभी ये जो बी है, उसने ए को जीएसटी का अमाउंट कितना दिया? हाँ, 1,800 रुपया बी के जेब से गया ना, जीएसटी के नाम पे। बी कौन से स्टेट का है? गुजरात का। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जिस कंज्यूमर के जेब से पैसा गया, उस कंज्यूमर के स्टेट को फायदा होना चाहिए इस पैसे से। देखो, अगर समझो बी स्पेंड ही नहीं करता, ओके, तो मिलता क्या? नहीं मिलता। तो बी अगर स्पेंड कर रहा है, तो बी के स्टेट को उसका बेनिफिट होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? अगर बी स्पेंड कर रहा है तो किसको बेनिफिट होना चाहिए? बी के स्टेट को ही बेनिफिट होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? ओके, अब देखो, अभी ए क्या करता है, आईजीएसटी बी से कलेक्ट किया। अब ये जो ए के पास पैसा आ चुका है, ए किसको पे करेगा? ये ए किसको पे करेगा? सुनो, ए क्या करेगा, ये पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, लेकिन पे करेगा महाराष्ट्र से। देखो, महाराष्ट्र में हम लोग का रजिस्ट्रेशन है, हम लोग लॉग इन करते हैं, चालान बनाते, मालूम? ओके, तो चालान में हम लोग आईजीएसटी अगर लिखते हैं ना, ओके, तो वो किसको चले जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा पॉइंट? सीजीएसटी बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट, और आईजीएसटी बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिल चुका है 1,800 रुपया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है मालूम है? ये 1,800 में से 900 रुपया जो रहेगा ना, 900 रुपया,
ओके, वो दे देता है गुजरात गवर्नमेंट, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट क्या है, डेस्टिनेशन है। तो गुजरात गवर्नमेंट को कितना मिला, 900 मिला, और बाकी का जो 900 रुपया है वो ये लोग क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे मालूम कि गुजरात को ही देने का? आईजीएसटी में ऐसा भी लिखा रहता है, गुजरात वगैरह ऐसा ब्रैकेट कुछ नहीं रहता आईजीएसटी में। तो इसको कैसे मालूम पड़ेगा? समझ में आ क्या बोला, चालान भरने के टाइम पे तो आईजीएसटी ही रहता है, क्योंकि उसमें तो लिखा नहीं है ब्रैकेट में कुछ, एसजीएसटी में लिखा रहता है महाराष्ट्र। भी देखा ऐसा चालान? सीजीएसटी में कुछ नहीं लिखा रहता है, क्योंकि वो सेंट्रल का एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एसजीएसटी में लिखा रहता है, क्योंकि हर एक जन का लॉगिन अलग रहता है। समझो कोई 24 वाला जीएसटी नंबर तो गुजरात का है वो। ओके, तो उधर एसजीएसटी लिखा रहता है महाराष्ट्र करके या गुजरात करके, पर आईजीएसटी में लिखा नहीं रहता। तो इन लोग को कैसे समझेगा कि मैंने जो आईजीएसटी भरा है वो कौन से स्टेट को देना है? तो अगर समझो मैंने गुजरात में सेल किया, मैंने राजस्थान में भी किया, तो दोनों पे मेरे को आईजीएसटी भरने का है, तो मैं दोनों का टोटल डाल दूंगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे मालूम कि ये स्टेट को ही देने का? ओके, जीएसटीआर 1 सुना है कभी? जीएसटीआर 1 में ना एक टैब रहता है प्लेस ऑफ सप्लाई का, बी के अंदर एक सिलेक्ट करना पड़ता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कि डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग ही बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम लोगों ने कहाँ पे बेचा है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम लोग बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि इधर मैंने बेचा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसी तरीके से क्या करेगा, ये आईजीएसटी को शेयर करेगा। समझ में आया क्या पॉइंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता कौन रहा है, सप्लायर बता रहा है कि मैंने किधर सेल किया, गुजरात में, तो अभी गुजरात गवर्नमेंट को आप इसका हिस्सा देना। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। अभी हम लोग इसको डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, ये एग्जाम्पल समझ में आएगा, इसमें कुछ डाउट है? अभी हम लोग डिटेल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब ये 900, खाली 900 मिलेगा, 900 मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिलेगा। महाराष्ट्र को कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, कभी भी जीएसटी में प्रोड्यूसिंग स्टेट को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर समझो, देखो गवर्नमेंट क्या बोलता है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है, तो किसको देने का है, हम लोग को डेस्टिनेशन को ही देना है। आ रहा है समझ में? तो प्रोड्यूसिंग स्टेट जो रहेगा ना, वो हमेशा मना करता था जीएसटी के लिए, बोलता है कि नहीं जीएसटी नहीं चाहिए, हम लोग इतना मेहनत से इधर से बनाएंगे, और जीएसटी कौन लेके जाएगा, कंज्यूमिंग स्टेट लेके चले जाएगा। तो प्रोड्यूसिंग स्टेट को क्या लगने लगा कि हम लोग बेच रहे इतना मेहनत से, ओके, लेकिन हम लोग की गवर्नमेंट को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि अगर प्रोड्यूसिंग स्टेट को पूरे साल में लॉस होता है ड्यू टू जीएसटी, तो वी विल कॉम्पेंसेट इट थ्रू कॉम्पेंसेशन सेस। कभी सुना है कॉम्पेंसेशन सेस करके? तो कॉम्पेंसेशन सेस करके एक एक्ट था, उससे क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज टू कॉम्पेंसेट लॉस मेकिंग स्टेट्स। देखो अभी यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र से कुछ बिक रहा है ना, तो महाराष्ट्र का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर कहीं से महाराष्ट्र में आएगा तो महाराष्ट्र को रेवेन्यू मिलेगा, पहले नहीं मिलता था। तो थोड़ा फायदा भी है, थोड़ा नुकसान भी है। तो फायदा नुकसान को नेट करके भी अगर नुकसान हो रहा है, तो फिर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करके देता था, पर 2025 तक, मार्च 2025 के बाद कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। फिर आदत होना चाहिए आपको, क्योंकि फिर वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। स्टार्टिंग में कैसा पूरा एकदम तुरंत चेंज कर दिया, तो आप लोग को हिट होएगा। तो वो हिट 8 साल तक गवर्नमेंट ने लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अभी स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ, मतलब ये लोग बोल रहे लॉस अगर हो रहा है तो ठीक है, ये नॉर्मल ऐसा ही है, वो ऐसा समझ के चलना। क्लियर है? अभी इसमें कुछ डाउट है बोलो? समझ में आया पॉइंट? तो प्रोड्यूसिंग स्टेट को कुछ भी नहीं मिलेगा जीएसटी में, किसको मिलेगा, कंज्यूमिंग स्टेट को। और ये कंज्यूमिंग स्टेट मालूम कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, बिल वाइज मालूम करेंगे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखें, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी ये अलग चैप्टर है पूरा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई टोटल 34 सबसेक्शंस है। ठीक है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में ये लोग अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो कि तुम लोग का एग्जाम चालू है। ओके, मेरे को बहुत सारा फोन कॉल आ रहा है डाउट सॉल्विंग के लिए। ओके, अननोन नंबर से भी आ रहा है, और स्टूडेंट नहीं है वो लोग का भी कॉल आ रहा है एग्जाम। तो मैंने क्या बोला कि 10 मिनट का डाउट सॉल्विंग का 500 रुपया होएगा,
ओके, जिसको भी कॉल करना है वो कॉल करो। ओके, तो गुजरात से समझो कॉल है, ठीक है। अभी मैंने कॉल किया, बात किया, 500 रुपया उसने भेजा, डाउट सॉल्व हो गया। अभी मैं उसको ये सब नहीं पूछते बैठूंगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, आप कौन हो, आपका डाउट। वो सीधा डाउट चालू करेगा, मैं सीधा आंसर करेगा। ओके, एग्जाम का टाइम है, उतना उसके पास टाइम नहीं है सब आंसर विंसर करने का। तो यहाँ पर समझो उसने गुजरात के नंबर से कॉल किया मेरे को, मैंने कॉल उठाया और डाउट सॉल्व करके रख दिया। अब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा रिसिपिएंट कौन से स्टेट का है। देखो, मैंने कॉल उठाया, डाउट सॉल्व किया, बात खत्म हो गया, पैसा आ गया। मेरे को मालूम ही नहीं है कि रिसिपिएंट कौन से स्टेट का है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। मतलब इसका रेवेन्यू महाराष्ट्र को ही मिलेगा, क्योंकि रिसिपिएंट को ढूंढना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर है? तो ऐसा तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट यही करेगा, हर एक सप्लायर वही करेगा कि अपना रिसिपिएंट कौन है बताएगा ही नहीं। तो हर एक रेवेन्यू किसको चले जाएगा? प्रोड्यूसिंग स्टेट को चले जाएगा। लेकिन जीएसटी लॉ क्या बोलता है? आईटीसी किसको मिलेगा? रिसिपिएंट को, बराबर है। अभी अगर समझो मैं बोलता हूं नहीं मेरे को नहीं मालूम रिसिपिएंट किधर का है, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो जब हम लोग रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे ना, तो हम लोग को प्रॉपर रिसिपिएंट बताना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा तो वो हमसे खरीदना पसंद नहीं करेगा। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? तो ये खाली अनरजिस्टर्ड में पॉसिबल है, वो भी स्पेसिफिक सिचुएशंस में। ओके, एक सिचुएशन लेता हूं जिसमें पॉसिबल नहीं है। समझो कि गुजरात का एक कस्टमर था, उसने मेरे को फोन किया, बोला कि मेरे को इंटीरियर डिजाइन करना है, उसके ऑफिस का वगैरह। तो मैं उधर गया, इंटीरियर डिजाइनिंग किया, और बाद में आया महाराष्ट्र में टैक्स भरने को। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिले करके मैंने बोला कि मेरे को नहीं मालूम कौन है रिसिपेंट, मैं उसको जानता नहीं है, मैं गया इंटीरियर डिजाइनिंग किया और आ गया, पैसा मिल गया, बात खत्म। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पूछेगा मालूम है? आपको रिसिपेंट कौन है ये नहीं मालूम ना, ठीक है, आपने कहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग किया वो बताओ। कहाँ पे किया? गुजरात में किया। तो भाई ये टैक्स किसको है? गुजरात को। पॉइंट समझ में आया? मतलब किधर किधर गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगा कि आपको रिसिपेंट सच में नहीं मालूम, लेकिन किधर किधर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपको नहीं मालूम, क्योंकि वो सर्विस ही ऐसा है कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि आपको रिसिपेंट नहीं मालूम। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो प्लेस ऑफ सप्लाई करके चैप्टर, उसमें डिटेल में सब कुछ आएगा। तो कहने का बात क्या है, जीएसटी का रेवेन्यू किसको मिलेगा? कंज्यूमिंग स्टेट को। लेकिन अभी से क्या बोलना है अपने को? प्लेस ऑफ सप्लाई के स्टेट को। तो कंज्यूमिंग स्टेट हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर डिसाइड करेगा। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई का एक्ट है ना, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है ना, वो कौन सा एक्ट में है? आईजीएसटी एक्ट में। कौन सा एक्ट में? आईजीएसटी एक्ट में। क्यों ऐसा? सोचो। देखो, अगर समझो कि सीजीएसटी में इसको डाला, तो एसजीएसटी में भी डालना पड़ेगा ये प्रोविजंस। और एसजीएसटी में डालेंगे तो फिर हर स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगा? मेरा स्टेट ही क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? ओके, लेकिन ये लोग ऐसा लड़ना नहीं चाहिए स्टेट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा पीओएस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट बनाया? आईजीएसटी एक्ट। उसके अंदर ये लोगों ने लिख दिया कि ये ट्रांजेक्शन का ये पीओएस, ये ट्रांजेक्शन का ये पीओएस। तो ये लोग स्टेट लोग लड़ेंगे नहीं। समझ में आया क्या पॉइंट? तो दिस पीओएस चैप्टर इज कंटेंट इन आईजीएसटी एक्ट। क्लियर है यहां तक? अभी एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे ये डेस्टिनेशन का पूरा प्रिंसिपल क्लियर होएगा। ओके, ए करके एक सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर। बी करके एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके, सी करके रिटेलर है, और डी करके कंज्यूमर है। ओके, ऐसे चार लोग। समझ में आ रहा है? अभी ए और बी, ओके, ये दोनों जन जो है ना, ये दोनों जन महाराष्ट्र में। दोनों किधर है? महाराष्ट्र। सी और डी ये दोनों किधर है? तेलंगाना में, समझो। ओके, ए और बी महाराष्ट्र में है, और सी और डी किधर है? तेलंगाना में। ठीक है। अभी ए ने बी को अगर गुड्स बेचा,
ये ट्रांजेक्शन को हम लोग इंट्रास्टेट बोलेंगे कि इंटरस्टेट बोलेंगे? ओके, इंट्रास्टेट बोलेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है पॉइंट? बी ने सी को अगर कुछ बेचा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टेट। और सी ने अगर डी को बेचा, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रास्टेट। समझ में आ रहा है सब लोग? मतलब ए जो सेल करेगा ना, उसके ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा? देखो, इंट्रा बोला मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। बी ने जो सी को सेल किया, उसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? इंटरस्टेट। सी ने डी को सेल किया, कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। अब देखो यहाँ पर ना दो बार एसजीएसटी है, एक इधर भी है और एक यहाँ पर भी है। ओके, दो एसजीएसटी। और ये क्या दोनों एसजीएसटी सेम है क्या? नहीं। ओके, ये जो एसजीएसटी है ना, ये महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, क्योंकि इंट्रास्टेट सप्लाई इज डन विद इन महाराष्ट्र। समझ में आया पॉइंट? दूसरा जो एसजीएसटी है वो किधर का होगा? ओके, ये तेलंगाना का होगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम लोग ना वैल्यूज के हिसाब से बात करते हैं। ओके, ए का प्राइस 10,000 है, सेलिंग प्राइस सबका ले रहा हूँ। बी का सेलिंग प्राइस 20,000 एंड सी का सेलिंग प्राइस 30,000। ओके, इस तरीके से सबका सेलिंग प्राइस है। ए ने बी को सेल किया, कौन सा टैक्स लगेगा बताओ? अभी अभी हम लोगों ने लिखा है, ऊपर लिखा है, इधर से बताओ। हाँ, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ओके, 99% के हिसाब से। ओके, तो 900 रुपया सीजीएसटी और 900 रुपया एसजीएसटी। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो टोटल हो गया 11,800। बी ने जो आगे सेल किया, ओके, उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? ओके, आईजीएसटी लगेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो आईजीएसटी का अमाउंट रहेगा 3,600, 18% के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर सी ने आगे तेलंगाना में ही बेचा है, तो टैक्स कौन सा आएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, बराबर। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, ओके, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2,700, 2,700। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, टोटल हो जाएगा 35,400। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो, अभी ए का लायबिलिटी रहेगा सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। ओके, बी का लायबिलिटी किस चीज का रहेगा? आईजीएसटी का। और सी का लायबिलिटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अमाउंट वाइज बात करते हैं। ओके, ए का लायबिलिटी 900, बी का 3,600 और सी का 2,700, 2,700। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? और ये पूरा कंप्लीट नहीं है अब तक। ओके, ये खाली ग्रॉस लायबिलिटीज है। ओके, आईटीसी करके एक कंसेप्ट रहता है। ओके, अगर हम लोग कुछ परचेस करते हैं तो हम लोग जो अपने सप्लायर को देते हैं ना, वो हम लोगों को आईटीसी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? बी ने अपने सप्लायर को, ए को, ओके, कौन सा टैक्स दिया है वो चेक करेंगे और बी को हम लोग आईटीसी दे देंगे। ओके, उसके बाद सी ने जो बी को दिया है वो सी को आईटीसी देंगे। और डी तो कंज्यूमर है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? ओके, अब चेक करते हैं। ओके, ए का जो परचेज है ना, वो कुछ भी नहीं है मान के चलो, उसने सब कुछ खुद ने बनाया। तो ए का परचेज 0, 0। तो इधर मैं माइनस क्या करूंगा? 0, 0 माइनस किया, तो यहाँ पर 900, 900 ही लायबिलिटी भरने को आएगा। अब मेरे को बताओ, बी ने ए को जीएसटी के नाम पे कितना रुपया दिया? 1,800। देखो यहाँ पर बी ने ए को तो 1,800 रुपया ही दिया ना, 900, 900 दिया। तो अभी ये 900, 900 क्या करेगा? यहाँ पर वो माइनस करेगा। आ रहा है समझ में? तो -900, -900। तो नेट बी गवर्नमेंट को कितना भरेगा? नेट बी गवर्नमेंट को कितना भरेगा?
1800 भरेगा। आ रहा है क्या ये समझ में सब लोग? क्लियर है पक्का? इसमें कुछ डाउट है क्या? देखो, बी ने क्या किया, ए से खरीदा, तो बी ने ए को जीएसटी के नाम पे 1800 रुपया दिया, तो यहाँ पर 1800 रुपया वो माइनस करके फिर नेट 1800 ही आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? ओके। अभी हम लोग बात करते हैं सी के एंगल से। सी का लायबिलिटी इज 2700 बट सी ने किससे खरीदा? बी से खरीदा। सी ने बी को जीएसटी के नाम पे कितना अमाउंट दिए? 3600। ओके, अभी सी क्या करेगा, ये जो 2700 भरने को आया है ना, वो भरने के टाइम पर ये 3600 को माइनस करेगा। आ रहा है क्या समझ में? अभी ये माइनस करने के लिए वो कोई भी प्रोपोर्शन यूज कर सकता है। ओके, हम लोगों ने अलग से सीखा हुआ है, पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में आएगा। ओके, फाइनल लेवल पे। तो यहाँ पर 3600 को वो लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हैं, कोई भी रेशियो में। ओके, मतलब कि इधर 2700 और वहां पर 900, ऐसा भी चलेगा। इधर 2000 उधर 1600, ऐसा भी चलेगा। ओके, दोनों में हाफ हाफ भी चलेगा, मतलब वॉट एवर रेशियो। ओके, वो लोग माइनस कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग 2700 लेते हैं इधर, और इधर क्या लेंगे, 900। आ रहा है क्या समझ में क्या लिख रहा? सी के पास कौन सा आईटीसी था? सी के पास कौन सा आईटीसी था? आईजीएसटी का था। अमाउंट कितना था? 3600 का था। तो यहाँ पर 3600 को लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सीजीएसटी से थोड़ा माइनस किया और एसजीएसटी से थोड़ा माइनस किया, कोई भी प्रोपोर्शन में माइनस हो सकता था। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर नेट करके सी जो है वो सीजीएसटी कितना भरेगा, 0 भरेगा, और एसजीएसटी कितना भरेगा, 1800 भरेगा। ये समझ में आया? अब देखो, हम लोगों ने जो सीखा था, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। व्हाट इज द कंज्यूमिंग स्टेट इन आवर एग्जाम्पल? नहीं नहीं, हाँ। ओके, व्हाट इज आवर कंज्यूमिंग स्टेट? ओके, तेलंगाना इज द कंज्यूमिंग स्टेट। क्लियर है क्या पॉइंट? तो जीएसटी का जो रेवेन्यू है, ओके, फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है? ओके, फाइनल सेलिंग प्राइस ये है, और फाइनल कंज्यूमिंग स्टेट तेलंगाना है। तो मतलब कि जीएसटी का रेवेन्यू का 50% किसको मिलना चाहिए? तेलंगाना को मिलना चाहिए। और जीएसटी का रेवेन्यू का 50% कितना आ रहा है? 2700 आ रहा है। देखो, जीएसटी का रेवेन्यू मतलब फाइनल सेलिंग प्राइस पे जो जीएसटी बनता है उसका आधा, वो किसको मिलना चाहिए? तेलंगाना को। कितना मिलना चाहिए? 2700। लेकिन अपने एग्जाम्पल में कितना मिल रहा है? उधर वो बाजू देखो, 1800 मिल रहा है ना। मतलब कंज्यूमिंग स्टेट को हम लोगों ने सोचा था 2700 जाना चाहिए था, पर कितना जा रहा है? 1800 ही जा रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोग को सीखना है कि गवर्नमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसा सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी ये जो सीजीएसटी है तो सेंट्रल के पास गया, ये एसजीएसटी किसके पास गया? महाराष्ट्र के पास गया। समझ में आया पॉइंट? अभी देखो, अभी बी का लायबिलिटी कौन सा टैक्स का है? बी का लायबिलिटी कौन सा टैक्स का है? आईजीएसटी। आईजीएसटी बिलोंग्स टू विच गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी बिलोंग्स टू विच गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। मतलब बी इज लायबल टू पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट ₹3600। प्लस में है फिगर, प्लस में फिगर है मतलब कि हम लोग पे करने के हैं, और माइनस में है मतलब कि गवर्नमेंट हम लोग को देने का है। समझ में आ रहा है कमेंट? प्लस में फिगर है मतलब कि वी आर लायबल टू पे टू गवर्नमेंट, और माइनस में फिगर है मतलब गवर्नमेंट अपने को देने का है। क्लियर है क्या? अभी मैं 3600 देने का हूं, और गवर्नमेंट मेरे को 900 देने का है, तो नेट करेंगे तो कितना हो गया? 2700। तो ये 2700 का इंटरप्रिटेशन क्या है? हाँ, हम लोग गवर्नमेंट को 2700 देने के, क्योंकि फिगर किस में आया? पॉजिटिव में आया। क्लियर है क्या? तो ये दोनों ट्रांजेक्शन को अगर मैं नेट ऑफ करूंगा, ओके, तो 2700 रुपया आई एम लायबल टू पे टू गवर्नमेंट। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? कौन सी गवर्नमेंट को पे करना है मुझे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पे तो कर रहा हूं, लेकिन कितना? 1800। मुझे पे कितना करना चाहिए था? 2700, लेकिन मैं पे कितना कर रहा हूं? 1800। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछता है हम लोगों को कि आप लोग 900 रुपया कम क्यों भर रहे हो? तो हम लोगों ने क्या आंसर दिया रहेगा?
हाँ, हम लोग के पास SGST का ITC है, इसीलिए हम आपको 900 रुपया कम दे रहे हैं। और SGST का ITC मालूम कैसे पड़ा हम लोग को? क्योंकि हम लोगों ने हमारे सप्लायर को SGST के नाम पे पैसा दिया था, इसीलिए हम लोग के सप्लायर ने किसको दिया रहेगा ये पैसा? महाराष्ट्र को दिया। तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हम आपको 900 रुपया नहीं देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग का तो लॉस हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या बोला, नहीं नहीं हम लोग नहीं देंगे। मतलब क्या, हम लोगों ने ऑलरेडी किसको दिया है? हाँ, ए को दिया है, और ए ने किसको दे दिया? महाराष्ट्र को। मतलब जो हमारा 900 रुपया ना किसके पास पड़ा है? महाराष्ट्र के पास पड़ा। पॉइंट समझा क्या बोला? देखो, बी ने ए को दिया, ए ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 900 दी, तो हम लोग वो 900 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने के टाइम कट कर देंगे, नहीं तो हम लोग के जेब से डबल डबल जाएगा। एक तो हमने ए को भी दिया और हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रहे। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है, ठीक है, हम लोग को किससे लेना है फिर? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेना है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फंड कम हो जाएगा 900 से। किसका फंड बढ़ जाएगा 900 से? सेंट्रल गवर्नमेंट का। आया समझ में? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर टू, सॉरी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है क्या पॉइंट? 900 रुपये क्लियर है यहां तक? अब देखो, 1800 रुपया ये किसने दिया? ये 1800 रुपया किसने दिया? बी ने दिया। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये 900 रुपया किसने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को? महाराष्ट्र ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ट्रांजैक्शन से 2700 रुपया आ गया, और पिछले ट्रांजेक्शन में ये लोग ने 900 रुपया कमाया ही था। तो टोटल इन लोगों के पास अब तक कितना रुपया हो गया? 3600, which is nothing but IGST on this transaction. Okay, और IGST belongs to which government? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आ गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3600। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? देखो अभी ना थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली समझेंगे कि ये पॉइंट क्या है। देखो, पहले CGST SGST था, और बाद में ये SGST से माइनस हो गया। ये CGST SGST कब तक था? जब तक ए ने बी को बेचा था, क्योंकि डेस्टिनेशन वाज महाराष्ट्र ओनली, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रेवेन्यू था। ओके, जैसे ही बी ने किधर बेचा? तेलंगाना में बेचा, तो बी ने डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया। तो अभी महाराष्ट्र इज नो लॉन्गर डेस्टिनेशन, तो इसीलिए महाराष्ट्र के हाथ से रेवेन्यू निकल गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद के पास ले लिया। और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगा? देखेगा किधर डेस्टिनेशन है, उसको दे देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ये ट्रांजेक्शन क्लियर है क्या? बोला, वापस से रिपीट कर रहा हूं। जब तक डेस्टिनेशन महाराष्ट्र था, मतलब ए टू बी का ट्रांजेक्शन तक, GST वॉज विथ महाराष्ट्र। जैसे ही बी ने डेस्टिनेशन को चेंज किया, ओके, रेवेन्यू चेंज हो गया, और रेवेन्यू किसको चले जाएगा अभी? डेस्टिनेशन स्टेट को। ओके, लेकिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पास ले लेगा, और फिर वो लोग क्या करेंगे? डेस्टिनेशन को देंगे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के जेब से रेवेन्यू चला गया। कौन से स्टेज पे चला गया? जब बी ने क्या किया? तेलंगाना में बेचा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, अब देखो आगे। अभी यहाँ पर CGST जो है ना, CGST, ये किसको पेएबल है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना हम लोग को। ओके, और जो सी करके पर्सन है, उसके पास कौन सा ITC था? कौन सा नेचर ऑफ टैक्स का ITC था? IGST का था, और IGST बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सी को CGST भरने का था 2700, और सी को IGST का बेनिफिट था 2700। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देने का भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने का भी है, तो नेट ऑफ करके कितना हो गया? 0। मतलब सी बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैं आपको कुछ भी पे नहीं करूंगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलता है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग ही आपको देने के और आप भी हम लोग को देने के, तो आप कुछ भी मत दो। अभी लेकिन प्रॉब्लम किधर आएगा आगे? तो यहां पर लिखा हुआ है सी इज लायबल टू पे SGST 2700, बट सी क्या बोलता है? देखो, 3600 में से 2700 में वापर चुका। ओके, 3600 में से 2700 वापर चुका। कितना बचा है मेरे पास? 900। और वो 900 जो बचा है ना, वो मैं किधर वापरूंगा? SGST के सामने वापरूंगा। और जैसे ही वो SGST के सामने वापरेगा, ओके, स्टेट गवर्नमेंट को 900 रुपया कम मिलेगा। देखो, स्टेट गवर्नमेंट वॉज एक्सपेक्टिंग 2700। ओके, लेकिन उन लोग को कितना मिलेगा? ओके, उन लोग को 1800 मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट?
तो स्टेट गवर्नमेंट को 900 रुपया कम मिल रहा है। अभी चेक करते हैं रीजन क्या है ये 900 कम मिलने का। कौन सा क्रेडिट यूज किया? आईजीएसटी यूज किया, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला जो बेनिफिट है वो यूज किया। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वजह से स्टेट गवर्नमेंट को कम पैसा मिला, दिख रहा है इधर। देखो अगर समझो ये 900 नहीं होता तो 2700 मिलता, लेकिन ये 900 होने की वजह से कितना मिल रहा है? 1800 मिल रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर 900 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को कम मिल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कौन ट्रांसफर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर टू तेलंगाना गवर्नमेंट 900 रुपया। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इन लोग के रेवेन्यू से माइनस हो जाएगा। तो सेंट्रल के पास कितना बचा अभी? 2700। एंड स्टेट के पास कितना हो गया? 2700। ओके, विच इज फाइनल रेवेन्यू शेयरिंग। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है? अगर समझो मैं इस रेशियो को चेंज करूँ तो भी आंसर सेम आएगा कि अलग है? ओके, सेम ही आंसर आएगा। एक ट्राई करते हैं अपन, ठीक है? देखो, हाँ, देखो ट्राई करते हैं रेशियो चेंज करके। समझो मैं यहाँ से रेशियो चेंज करता हूँ, CGST SGST। देखो इन लोग के पास 3600 था। ओके, यहाँ तक 2700 भरने का है, 2700 भरने का है। ओके, ITC का रेशियो क्या लूँ बताओ? हाफ हाफ ले लूँ? ठीक है। ओके, तो 1800 1800। ठीक है। तो अभी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला? 900। स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला? 900। तो यहाँ पर सेंट्रल को 900 मिला तो प्लस 900 हो गया। समझ में आया? अभी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है, मेरे को 2700 मिलने वाला था, किसके वजह से मेरे को कितना कम मिला? सेंट्रल के वजह से मेरे को 1800 रुपया कम मिला। देखो, नहीं तो 2700 मिलने वाला था, पर अभी मिला कितना? 900। 1800 कम मिला, तो ये 1800 रुपया कौन किसको देगा? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट टू तेलंगाना गवर्नमेंट 1800 रुपया देगा। तो इन लोग के रेवेन्यू से 1800 माइनस हो जाएगा, तो नेट करेंगे तो वापस से 2700 ही आएगा। और इधर 900 प्लस 1800 भी 2700 है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो कोई भी रेशियो लेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि इधर उतना ही ऐड होएगा फिर। सबको क्लियर है क्या? बोलो, कुछ डाउट है पूछो। डाउट पूछो प्लीज। ऐसा एक बार में समझ में ऐसा मत बोलो, डाउट पूछो। तो देखो, 2 मिनट देखो, बाद में लिखना। अभी कुछ मतलब पर डाउट्स निकालो। हाँ हाँ हाँ, आगे का हम लोग नहीं करते, वो गवर्नमेंट करेगा। पोर्टल पे नहीं, वो गवर्नमेंट का खुद का वो सेटलमेंट फंड रहता है, उसमें से वो लोग करते हैं। ओके, उन लोग को जो शेयरिंग करना है ना, उसका डेटाबेस जो रहता है वो GSTR 1 रहता है। ओके, GSTR 1 3B वो सबसे वो सेटलमेंट का डेटा निकालते हैं, और फिर वो लोग ये प्लस माइनस वो लोग खुद करते हैं, ये अपने को कभी दिखेगा नहीं। ठीक है। हाँ, लॉस हो जाएगा, लेकिन कभी कभी महाराष्ट्र स्टेट में जब खरीदी होगा तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फायदा होगा, मतलब उसके हिसाब से ही देखना है अपने को। तो देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ओरिजिन स्टेट था, हम लोगों ने क्या देखा, ओरिजिन स्टेट को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र को जो मिला था वो भी चला गया, क्योंकि डेस्टिनेशन इज नो लॉन्गर महाराष्ट्र। हाँ हाँ हाँ। देखो, गुड्स वाइज ट्रैक नहीं रहेगा, ओवरऑल ट्रैक रहेगा, टैक्स अमाउंट वाइज। ये तो हम लोगों ने एक ट्रांजेक्शन देखा, अभी ऐसा 100 ट्रांजेक्शन रहेगा। समझो कि महाराष्ट्र में इधर कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे ट्रांजेक्शन में मिल रहा है, फिर तीसरे में वापस नहीं मिल रहा है, तो वो पूरे महीने का नेट करके महाराष्ट्र को कितना देना है वो निकालते हो लोग। सोना पॉइंट। सब ट्रांजेक्शन का। हाँ।
नहीं, देखो कॉम्पेंसेट कब करेगा, ये केस में तो करेगा ही नहीं। पहले क्या देखेगा वो कि सच में लॉस हो रहा है कि नहीं। समझो कि 900 का इधर बेचा तो लॉस दिख रहा है, अभी 900 का खरीदी भी कर रहा है महाराष्ट्र, तो जीरो हो गया, तो महाराष्ट्र को कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो लॉस कब होएगा, जब भी समझो खरीदा नहीं पर खाली बेचा तो लॉस हुआ। ओके, तो लॉस मेकिंग स्टेट्स का ना वो रेशियो निकालते थे लॉस का। ओके, और कंपेंसेशन सेस में जितना जमा हुआ, ओके, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन द रेशियो ऑफ लॉस। ओके, लेकिन अगर समझो सबका लॉस नहीं फेड पा रहे तो भी ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लॉस रखना पड़ेगा, हाँ। हाँ, नहीं उनको रिफंड मिलेगा ना। अगर समझो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ मेरे स्टेट से, बराबर, तो जो भी मैं परचेस करता हूँ उस पर तो टैक्स लग रहा है मेरे को, और मेरा जीएसटी भरने को नहीं आ रहा है, तो मुझे रिफंड मिल जाता है जितना भी मैं टैक्स भरता हूँ। तो एक्सपोर्ट के केसेस में एलयूटी अगर आपके पास रहेगा तो आप लोग को आईटीसी का रिफंड मिल जाता है, तो टैक्स का बर्डन नहीं होगा। हाँ। 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 नहीं, वो कौन से गुड्स के बेसिस पे नहीं कर रहे वो लोग ओवरऑल कर रहे हैं। देखो उन लोग को क्या मतलब है, उन लोग को ये मतलब है कि आईजीएसटी समझो 10,000 है एग्जाम्पल। देखो गवर्नमेंट के एंगल से गवर्नमेंट किस चीज से कंसर्न रखता है, समझो बी ने आईजीएसटी का पेमेंट किया 10,000 का। अभी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ये 10,000 का बाइफर्केशन क्या है। ओके, समझो 3,000 रुपया महाराष्ट्र को डेस्टिनेशन है। ओके, 2,000 रुपया समझो तेलंगाना को डेस्टिनेशन है, और 5,000 रुपये समझो राजस्थान को डेस्टिनेशन। ठीक है, और ये जो है वो वेस्ट बंगाल का है समझो। देखो महाराष्ट्र का लेंगे तो फिर आईजीएसटी नहीं आएगा, इसीलिए चेंज कर दिया। तो ये वेस्ट बंगाल लिया, बराबर। तो वेस्ट बंगाल से कोई 10,000 भर रहा है आईजीएसटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखता है, हम लोग को किस किस को देने का है। ओके, और अभी ये लोग साथ साथ में क्या करेंगे, इसने जो परचेस किया है ना वो भी चेक करेंगे। समझो परचेस किया है इसने 8,000 का आईजीएसटी का आईटीसी आ रहा है इसके पास। ओके, तो ये क्या करता है, आईजीएसटी के आईटीसी से पहले आईजीएसटी का लायबिलिटी भरता है, अगर याद रहेगा तो। आईजीएसटी के आईटीसी से पहले आईजीएसटी का लायबिलिटी भरते हैं। ओके, तो ये इधर पूरा सेट ऑफ कर देगा। तो नेट जो है वो 2,000 है। अभी वो 2,000 वो किधर वापरेगा, सीजीएसटी को पे करने के लिए या तो एसजीएसटी के लिए। ओके, फिर जितना एसजीएसटी को वापरा है ना, उतना ही उस स्टेट को देना पड़ेगा हम लोग को। ओके, तो यहाँ हाँ, उतना ही देना पड़ेगा हम लोग को, यस। तो ये पूरा नेट ऑफ करते हैं पूरा, ऑल लायबिलिटीज माइनस ऑल आईटीसी, फिर नेट बचा उसका यूजेज चेक कर लो। ओके, क्लियर है क्या सबको, इसको लिखो, और ऊपर से बाकी